नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन और सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। यह विषय विशद है, अतः संभवतः इस वीडियो में प्रशासन पर ही चर्चा हो पाएगी। विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि वहाँ कौन कौन से वंशों का शासन रहा। आज हम इन विविध वंशों द्वारा संचालित शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को देखेंगे। शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो विजयनगर के शासकों की नीतियाँ और उनकी राजनीतिक विचारधारा की अभिव्यक्ति उनके समकालीन रचनाओं जैसे कि अमुक्तमाल्यद, किसने लिखी थी अमुक्तमाल्यद? कृष्णदेव राय ने। उनकी समकालीन रचनाओं, अभिलेखों और विदेशी यात्रियों, बहुत सारे पुर्तगाली यात्री इनके काल इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि पुर्तगाली यात्री नुनीज़, डुआर्टो बारबोसा और डोमिंगो पायस। इन सब यात्रियों के वृतांतों से भी हमें वहाँ की राजनीतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। आमतौर पर राज्य का रूप कल्याणकारी था, जैसा कि अमुक्तमाल्यद में आदर्श राजा के बारे में जो संदर्भ मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है। किंतु सैनिक आवश्यकताओं के कारण कर का बोझ बहुत अधिक था और विजयनगर के जो अभिलेख हैं उनमें न्याय व समता के सिद्धांत को बार बार महत्व दिया गया है। इसके अलावा विजयनगर के शासक धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। मध्यकालीन राज्यों की तरह ही विजयनगर भी निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। राजतंत्र की संस्था वंशानुगत थी, लेकिन व्यवहार में राजवंशों का परिवर्तन होता रहा। राजा सर्वशक्तिशाली था और सैनिक और असैनिक प्रशासन दोनों ही का वह प्रधान था। वह प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था और उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसे कि राज परिषद भी कहा जाता था। राज परिषद में प्रांतों के नायक, सामंत शासक, प्रमुख धर्माचार्य, विद्वान, संगीतकार, कलाकार, व्यापारी और यहाँ तक कि विदेशी राज्यों से आए राजदूत भी शामिल होते थे। कृष्णदेव राय के दरबारी विद्वान पेदन्ना भी इस राज परिषद के सदस्य थे। राज परिषद के बाद मंत्री परिषद एक अन्य परिषद थी, जिसका प्रधान अधिकारी जो था उसको प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। मंत्री परिषद में प्राय 20 सदस्य हुआ करते थे और मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। मंत्री परिषद विजयनगर साम्राज्य के संचालन की केंद्रीय प्रशासन के संचालन की महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसके दो प्रमुख अधिकारी थे, दंड नायक। और ये जो दंड नायक थे वो उच्च अधिकारी हुआ करते थे। यह शब्द पदबोधक नहीं था, बल्कि अधिकारियों की विशिष्ट श्रेणी को दंड नायक कहा जाता था। दंडनाथ और सायण बुक्का और हरिहर द्वितीय के समय के मंत्री थे। राजा और युवराज के बाद केंद्र का जो सबसे बड़ा अधिकारी जो था वह प्रधानी था, जिसकी तुलना हम मराठा काल के पेशवा की तरह कर सकते थे। यह एक तरह से प्रधानमंत्री था। मंत्रिपरिषद के अलावा एक केंद्रीय सचिवालय भी होता था। सचिवालय में विभागों का बंटवारा किया गया था और इसमें रायसम इज सेक्रेटरी और कर्णिकम दैट इज अकाउंटेंट जैसे अधिकारी होते थे। रायसम कौन? सचिव, और कर्णिकम कौन? अकाउंटेंट या लेखपाल। रायसम राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था, लिखता था, और कर्णिकम लेखाधिकारी था। विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों के नाम भिन्न भिन्न थे, जैसे माननीय प्रधान गृह मंत्री, और शाही मुद्रा रखने वाले अधिकारी को कहते थे, शाही मुद्रा इज रॉयल सील, राजा की जो मोहर होती थी ना वो रखने वाले अधिकारी को कहते थे मुद्रा कर्ता। तो ये तो महत्वपूर्ण बिंदु हुए केंद्रीय प्रशासन के। अगर हम बात करें प्रांतीय प्रशासन की, तो प्रांतीय प्रशासन की जो व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है वह है नायंकार व्यवस्था या नायकार व्यवस्था। विजयनगर का विशाल साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को राज्य कहते थे। प्रांत
मंडलम में विभाजित होते थे। मंडलम वलनाडु या कोट्टम में विभाजित होते थे। वलनाडु आधुनिक जिले के समान था। फिर वलनाडु नाडु में बटे हुए होते थे, जिसे कि हम तहसील कह सकते हैं। और तहसीलों के नीचे तहसील मेला ग्राम में बटे हुए थे। नाडु जो थे वो मेला ग्राम में बटे हुए थे। मेला ग्राम क्या? मेला ग्राम है लगभग 50 गांवों का समूह। और मेला ग्राम स्थलों में या सीमा में बटे होते थे, जिसे कहते थे कुछ गांवों का समूह। कुछ गांवों को मिलाकर स्थल या समूह सीमा बनती थी। 50 गांवों को मिलाकर मेला ग्राम बनता था। मेला ग्रामों को मिलाकर नाडु परगना या तहसील बनती थी। नाडुओं को मिलाकर कोट्टम या वलनाडु बनते थे, जिन्हें ज़िला कहा जाता है। और ज़िलों को मिलाकर मंडलम या प्रांत बनते थे। ठीक है। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह थी गांव। हमेशा ही यही होता है। गांव से ऊपर गांव के समूह स्थल, उसके ऊपर मेला ग्राम, उसके ऊपर नाडु, उसके ऊपर वलनाडु और वलनाडु के ऊपर मंडल। प्रांतों का विभाजन करने में सैनिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाता था। प्रांतों का जो प्रशासन था उसका प्रमुख कौन होता था? प्राय राज परिवार के व्यक्ति, कुमार या राजकुमार ही गवर्नर नियुक्त होते थे प्रांतों के। और कुछ प्रांतों पर कुशल और अनुभवी दंड नायकों को भी, दंड नायक कौन था? मंत्री परिषद के कुछ विशिष्ट अधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें दंड नायक कहा जाता था। तो कई बार अनुभवी और कुशल दंड नायकों को भी प्रांतों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। ये प्रांतों के जो गवर्नर थे वो क्या कहलाते थे? वो नायक कहलाते थे, और इसी से न्यायंकार व्यवस्था बनी है। तो अब हम चर्चा करेंगे न्यायंकार व्यवस्था की, जिस पर प्राय प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और यह विजयनगर साम्राज्य की विशेषताओं में से एक है। विजयनगर साम्राज्य जो है, उसका प्रशासन है, उसकी संस्कृति है, वो सब किससे प्रभावित है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। यह चोल साम्राज्य की विविध व्यवस्थाओं से प्रभावित था। और भाई इसी इलाके में चोल साम्राज्य फैला हुआ था पहले, तो वहाँ जो पूर्व परंपराएं प्रचलित थीं वो स्वतः ही प्रशासन में, राजनीति में, संस्कृति में आनी ही थी। पर चोल युग और विजयनगर युग के राजतंत्र के बीच जो सबसे बड़ा अंतर था वह यह व्यवस्था थी। कौन सी? न्यायंकार व्यवस्था। इस व्यवस्था की उत्पत्ति और स्वरूप के संदर्भ में इतिहासकारों में विवाद है। कुछ इतिहासकारों ने विजयनगर साम्राज्य के सेना नायकों को नायक कहा है, जबकि अन्य इतिहासकारों का कहना है नायक वस्तुतः भूमि सामंत थे, जिन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड, ये भूखंड थे अमरम प्रदान किया जाता था। अमरम क्या थी? यह था भूखंड। अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण इन्हें अमरनायक भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी तक इन अमरनायकों की संख्या 200 थी, और इन नायकों का सबसे अधिक महत्व तमिलनाडु क्षेत्र में था। इन नायकों को तमिलनाडु में नियुक्त किया गया था। देखो नाडु आ गया ना, तमिलनाडु। नाडु क्या थे? नाडु थे परगना या तहसील। अमरम भूमि का उपयोग करने के संबंध में नायकों के 2 प्रमुख उत्तरदायित्व थे। क्या उत्तरदायित्व थे? कि भाई इस अमरम भूमि से प्राप्त आय का एक अंश उनको केंद्रीय खजाने में जमा कराना पड़ेगा, और दूसरा अमरम भूमि की आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी पड़ेगी। नायक की स्थिति प्रांतीय गवर्नर की तुलना में निम्न दृष्टियों से भिन्न थी। पहला, प्रांतीय गवर्नर जो था वो राजा का प्रतिनिधि होता था, और वह राजा के नाम पे शासन करता था, जबकि नायक केवल एक सैनिक सामंत था, और उसे सैनिक और वित्तीय दायित्वों की पूर्ति के लिए कुछ जिले या प्रदेश प्रदान किए जाते थे। गवर्नर की तुलना में नायकों को अपने अमरम प्रांत या अपने अमरम क्षेत्र में कहीं अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी।
राजा सामान्यतः नायंकार प्रदेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, जबकि वह मंडलम या प्रांत के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता था। नायकों का स्थानांतरण नहीं होता था क्योंकि अमरम भूमि प्राय वंशानुगत हो जाती थी, जबकि गवर्नर प्रशासकीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानांतरित या पदच्युत किए जा सकते थे। गवर्नर को प्राय दंडनायक कहा जाता था और अधिकांशतः गवर्नर जो थे या तो वे राज परिवार के सदस्य होते थे या महत्वपूर्ण कुशल अधिकारी दंडनायक हुआ करते थे। नायकों के पद जो थे वो धीरे धीरे वंशानुगत हो गए, आनुवंशिक हो गए, जबकि गवर्नर आनुवंशिक नहीं थे। तो ये तो बात हुई प्रांतीय गवर्नर और नायक के बीच क्या अंतर था इस संदर्भ में। नायक केंद्र या साम्राज्य की राजधानी में दो प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त करता था। उसमें से एक तो था नायक की सेना का सेनापति और दूसरा था स्थानपति। यह जो स्थानपति था वह राजा विजयनगर के राजा के राज दरबार में नायक के एजेंट के रूप में कार्य करता था। विजयनगर काल में नायंकार व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलन किस इलाके में देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि नायकार व्यवस्था का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य के किस इलाके में सर्वाधिक था? तो ये कहाँ था? तमिलनाडु में अधिक था। नायकार व्यवस्था में सामंतवादी लक्षण बहुत अधिक थे, जो कि बाद में जाकर विजयनगर साम्राज्य के विनाश का कारण बने। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अच्युत देव राय के शासनकाल में नायकों की जो उद्दंडता थी उसको रोकने के लिए महामंडलेश्वर या विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की गई। एक्सक्यूज मी। इस तरह अगर मैं समअप करूं आपके लिए नायकार व्यवस्था को, तो नायकार व्यवस्था क्या थी? विजयनगर साम्राज्य कई प्रांतों या मंडलम में विभाजित था। प्रांतों का प्रशासन प्रांतीय गवर्नर देखा करते थे और गवर्नरों के के पद पर राज परिवार के व्यक्ति या फिर कुशल और अनुभवी प्रशासक, जिन्हें कि दंडनायक कहा जाता था, वे नियुक्त होते थे। और मंडलम वलनाडु और फिर नाडु में विभाजित थे। और इन नाडुओं का प्रशासन नायक नाम का व्यक्ति या अधिकारी देखा करता था। और जो ये नायक थे वे उन्हें अमरम भूमि प्राप्त होती थी, जो कि जिसकी आय का एक हिस्सा इन लोगों को केंद्रीय खजाने में जमा कराना होता था नायक को, और इसके अलावा उसको अमरम भूमि से प्राप्त आय का एक हिस्सा सेना के रखरखाव के लिए खर्च करना होता था। और यह सेना विजयनगर के राजा द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उसे भेजनी भी होती थी। ठीक है, तो ये हुई नायकार व्यवस्था की बात। अब हम बात करेंगे ग्रामीण प्रशासन की। तो जो गांव का प्रशासन था उसका संचालन करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी, जिसे आयगार व्यवस्था कहा जाता था। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हर गांव को संगठित किया गया था, जिस पर शासन करने के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, 12। और ये जो 12 अधिकारियों का समूह था, इसे ही आयगार कहा जाता था। आयगारों के पद आनुवंशिक होते थे और ये लोग अपने पदों को बेच सकते थे या गिरवी भी रख सकते थे, और इन्हें वेतन के बदले लगान से मुक्त
भू राजस्व से मुक्त या कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? मान्यम भूमि। तो ना अमरम भूमि का संबंध किससे है? नायंकार व्यवस्था से, नायकार व्यवस्था से। और मान्यम भूमि का संबंध किससे है? आयगार व्यवस्था से। इन आयगारों को ये जो आयगार थे उनकी जानकारी के बिना गांव में संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो सकता था और भूमि अनुदान नहीं दिए जा सकते थे। इन 12 आयगार अधिकारियों में कर्णिकम, कौन होता है कर्णिकम? कर्णिकम होता है अकाउंटेंट या प्रधान लिपिक, और दूसरा तलारी प्रमुख थे। तलारी होता है पुलिसकर्मी या चौकीदार। तो ये हुई आयगार व्यवस्था की बात। इसके अलावा प्रांतीय और ग्रामीण प्रशासन दोनों से संबंधित सभाएं भी थीं। सभा, महासभा, उर, महाजन, ये सब सभाओं के लिए नाम थे। हर गांव को अनेक वार्डों या मोहल्लों में बांटा गया था और सभा में हर वार्ड से के लोग भाग लेते थे। इन गांव सभाओं को नई भूमि या संपत्ति को उपलब्ध करने व गांव की सार्वजनिक जमीन को बेचने का अधिकार था। ये ग्राम सभाएं राजकीय करों को एकत्र करने का भी काम करती थी। ग्राम सभाएं कुछ दीवानी मुकदमों का फैसला करती थीं और फौजदारी के कुछ छोटे छोटे मामलों में अपराधी को दंड दे सकती थीं। ब्रह्मदेय गांव क्या होते थे? ऐसे गांव जो कि राजा ने भूमि अनुदानों के रूप में ब्राह्मणों को दिए हुए थे। ऐसे गांवों का प्रशासन चलाने की वाली ग्राम सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। गैर ब्रह्मदेय गांव की सभा उर कहलाती थी और ये इन सभाओं की बैठक मंदिरों या उपवनों में होती थी। नाडु, जो कि तहसील या परगना स्तर की इकाई थी, वहाँ भी स्थानीय स्वशासन को देखने के लिए सभाएं होती थी और इस सभा को नाडु ही कहा जाता था और नाडु के सदस्यों को नाट्यवार कहा जाता था। ये हुई ग्राम सभाओं की बात। अगली बात हम करेंगे राजस्व प्रशासन की, क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी विजयनगर की, अतः भू राजस्व आय का महत्वपूर्ण साधन था। भू राजस्व या लगान या भूमि कर के अलावा संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग कर, सामाजिक और सामुदायिक कर और अर्थदंड आदि आय के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत थे। भू राजस्व जो था वो 1/3 से, उपज का 1/3 से 1/6 भाग तक था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग दरें लागू थी, लेकिन ब्राह्मणों से उपज का केवल 1/20वां अंश और मंदिर की भूमि से केवल 1/30वां अंश ही भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। भूमि कर, भू राजस्व या लगान का भुगतान अनाज और नकद दोनों रूपों में किया जाता था। करों का बोझ जो था वो बहुत ज़्यादा था और इसमें विविधता भी थी। वैवाहिक समारोह के आयोजन पर भी कर लिया जाता था, जो कि दोनों पक्षों से लिया जाता था। केवल विधवाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में कर नहीं लिया जाता था। आप देखिए, राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की बात देखिए कि अगर किसी विधवा का पुनर्विवाह हो रहा है तो फिर आपको विवाह कर नहीं देना होगा। लगान के अलावा संपत्ति, मकान, पशुधन, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य पर भी कर लगते थे और सामाजिक और सामुदायिक कर जैसे कि विवाह कर आदि भी वसूल किए जाते थे। प्रजा से श्रमदान भी प्राप्त होता था और जुर्माना
या फिर अर्थदंड भी राज्य की आमदनी का स्रोत था। करों की वसूली प्रशासनिक अधिकारी व ठेकेदार दोनों ही करते थे। राजस्व व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं कदमाई, मगमाई, कन्निकई, कत्तनम, वरम, भोगम, वारी, पत्तम, इराई, कत्तायम। ये सब करों से संबंधित शब्द हैं। अलग अलग करों के अलग अलग नाम थे। और विवाह कर के बारे में आपसे बात की जा चुकी है, बहुत रोचक था। दोनों पक्ष, वर और कन्या दोनों पक्ष इस कर को देते थे। सिर्फ विधवा विवाह कर से मुक्त रखा गया था। इस प्रकार विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता देने का प्रयास किया गया था और विधवाओं की दयनीय स्थिति को भी सुधारने की कोशिश की गई थी। इस काल में भिखारियों, मंदिरों और वेश्याओं पर भी कर लगाए जाते थे। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था और केंद्रीय राजस्व विभाग कर विभाग को अथवन 58 कहा जाता था। समकालीन अभिलेखों से पता चलता है कि कृष्णदेव राय द्वारा भूमि कर के सही निर्धारण के लिए सारे साम्राज्य में भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया था। अब हम बात करें मुद्रा व्यवस्था की, तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली भारत की सर्वाधिक प्रशंसनीय प्रणालियों में से एक थी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था सोने का सिक्का वराह, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण, परदौस या पैगोड़ा कहा है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फणम कहा जाता था। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। वराह बहुत सम्मानित सिक्का था। संपूर्ण भारत और विश्व के महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों में वराह को स्वीकार किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों से वहाँ के राजाओं के धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता है। इसी के साथ हम विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन